हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओनली एसएससी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 4 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। 4 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। बात कर लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषाओं के प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए था। दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध 1,87,880 के लिए लॉर्ड लिटन की बहुत आलोचना की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसलिए उन्होंने अपने अधीन ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने के लिए मौखिक प्रेस को रोकने के उद्देश्य से अधिनियम पारित किया था। दूसरी बात, इसे गैगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया था, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन की। तो देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 के बीच में शासन किया था, जिसमें देखिए महत्वपूर्ण जो चीज़ें थीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 का निरसन हुआ था इनके कार्यकाल में, और इनके कार्यकाल में पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था। सर विलियम्स हंटर 1882 की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। स्थानीय स्वराज सरकार 1882 पर प्रस्ताव पारित हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, IIBERT बिल विवाद 1883 से 84, ये महत्वपूर्ण फैसले थे इनके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा नृत्य हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। कथक नृत्य जो है ना, ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। बात कर लेते हैं कथक नृत्य की। तो देखिए, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ। तो कथक जो है ना, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक शब्द कथा से आया है, जिसका अर्थ कहानी है, और शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विशु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, विशु पर्व जो है ना, ये केरल राज्य में मनाया जाता है। हिंदू त्योहारों विशु केरल में शशोत्सव और मलयाली लोगों के खगोलीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो देखिए, उड़ीसा के जो पर्व हैं, दुर्गा पूजा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क सूर्य महोत्सव और महाविश्वा संक्रांति, राज पर्व, पुरी बीच फेस्टिवल, ये जो है ना उड़ीसा के पर्व हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं, त्योहार पोगल, थिपुसुम, कीर्तिगई दीपम, थिरुबयारू, जलीकट्टू, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम की बात कर लेते हैं। असम के महोत्सव हैं बिहू महोत्सव, अम्बुबाची महोत्सव, माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, चाय महोत्सव, मांजुली में रासलीला, ये जो महोत्सव है ना, ये असम के महोत्सव हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। बात कर लेते हैं कथक की। शास्त्रीय नृत्य रूप कथक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है, ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। कथक शब्द कथ शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है एक कहानी। कुछ प्रमुख कथक नर्तकियों में बिरजू महाराज, सीताराम देवी और बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, देमंती जोशी आदि शामिल हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ नृत्य और राज्य देख लीजिए, जैसे कि कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। घूमर जो है ना, ये राजस्थान का लोक नृत्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। देखिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो है ना, ये बांसुरी बजाते हैं। बात कर लेते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की। तो देखिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया भारत के एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। पंडित हरि प्रसाद का जन्म 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में हुआ था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और 2000 में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। भारत में अन्य प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन से, ये भी जान लीजिए। एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी
कुंजामणि ये जो है ना ये बांसुरी वादक हैं। पंडित रविशंकर ये सितार वादक से संबंधित हैं। हुसैन अहमद खान शहनाई वादक से संबंधित हैं। अमजद अली खान ये सरोद वादक से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था 1857 का विद्रोह जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह है ना मेरठ से प्रारंभ हुआ था। भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। यह आपको ध्यान में रखना है। 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे ये भी जान लीजिए। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अरहर बिहार। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन एक बांसुरी वादक है। तो देखिए ऑप्शन में हरिप्रसाद चौरसिया था, पन्नालाल घोष था, राजेंद्र कुलकर्णी था, यानी कि ये सभी। तो ये सभी पर आपको टिक करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तैराकी प्रतियोगिता में लेन की चौड़ाई कितनी होती है। तो तैराकी प्रतियोगिता में लेन की जो चौड़ाई होती है 2.5 मीटर। इसमें देखिए इसमें जल की गहराई 1.8 मीटर से अधिक होती है। इसकी लंबाई में पानी के तल से 0.3 मीटर ऊपर तथा 0.8 मीटर नीचे छोटी होगी, लेकिन लेन 8 जिसकी चौड़ाई 2.5 मीटर रस्सियों से बंधी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2022 के चैंपियनशिप का विजेता कौन बना। तो 2022 चैंपियनशिप का विजेता मैग्नस कार्लसन बने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन फ्री स्टेट नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है। तो कार्बन फ्री स्टेट नीति लागू करने वाला राज्य जो है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ना जिसने पर्यावरण लेखा परीक्षा शुरू करने के लिए सभी सरकारी विभागों को अनिवार्य किया, देश का पहला और दुनिया का दूसरा कार्बन मुक्त राज्य बनने के रास्ते पर है हिमाचल प्रदेश। मास्टर प्लान जलवायु परिवर्तन पर नीति और रणनीति और कार्बन क्रेडिट का दोहन के अनुसार निवासियों को एक जीवन शैली में बदलाव की उम्मीद है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्ण सिंह कमेटी का संबंध निम्न में से किससे है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। बात करेंगे स्वर्ण सिंह समिति की। तो स्वर्ण सिंह समिति भारत में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 51 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात नानावती आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में 1984 के सिख दंगों की जांच के लिए की गई थी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एशिया का सदाबहार बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो एशिया का सदाबहार बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फिकस वेगालिसिस। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि टुसु पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो टुसु पर्व जो है ना झारखंड में मनाया जाता है। टुसु पर्व झारखंड के कुंडवी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ये जाड़ों में फसल काटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। टुसु का शाब्दिक अर्थ होता है कुमारी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1857 की क्रांति किस जगह से शुरू हुआ। तो 1857 की क्रांति जो है ना उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। ये जो क्रांति है ना 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों भारतीय सैनिक के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि उत्तर रामचरित किसकी रचना है। तो उत्तर रामचरित जो है ना ये भावभूति की रचना है। तो देखिए भावभूति की जो रचनाएं हैं इसमें देखिए जैसे कि महावीर चरितम इसको बोलते हैं 7 अंकों का नाटक, और उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक, मालती माधवम 10 अंकों का प्रकरण। ये जो है भावभूति की रचनाएं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तैराकी में रिंग की चौड़ाई कितना होता है। देखिए तैराकी कुंड स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर तथा इसकी कम से कम चौड़ाई 21 मीटर होती है। इसमें जल की गहराई 1.8 मीटर से अधिक होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो अर्धचालक नीति शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो है गुजरात। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत किसे हराकर फाइनल में पहुंचा? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंचा था। देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ प्रावधान से भी क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन अटल सुरंग से भी पूछा गया था, तो अटल सुरंग के बारे में जान लीजिए। देखिए अटल सुरंग का निर्माण हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल पर्वत में रोहतांग दर्रे के नीचे किया गया है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर है। सुरंग भारत में दूसरी सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सुरंग की लंबाई की अगर हम बात करें तो सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और इसने कीलोंग और मनाली के बीच की दूरी लगभग 60 किलोमीटर कम कर दी है। अटल सुरंग 3100 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो प्राथमिक सेक्टर में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत है 146.89 मिलियन। महिला श्रमिकों की संख्या 146.89 मिलियन थी, या कुछ श्रमिकों का केवल 32.2% थी। इन महिला श्रमिकों में लगभग 106.89 मिलियन या 72.8% कृषि कार्य करती थी, जहाँ तक कि पुरुष श्रमिकों में उद्योग की भागीदारी केवल 48.8% था। ग्रामीण श्रम शक्ति में उद्योग की कुल भागीदारी लगभग 56.6% थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 75वें 2021 स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो 75वें 2021 स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई थी। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले से अपना भाषण देंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता के प्रावधान हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में समान नागरिक संहिता शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून के निर्माण के लिए तैयार की गई है, जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि गैर नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो गैर नृत्य जो है ना, ये राजस्थान से संबंधित है। यह नृत्य ज़्यादातर सभी समुदायों में प्रसिद्ध है और सभी समुदायों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। गैर नृत्य जो है ना, पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये होली और जन्माष्टमी के महीनों की तरह अवसरों पर किया जाता है। गैर की उत्पत्ति भील नृत्य से हुई है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु सबसे अधिक शहरीकृत राज्य से बना हुआ है, जिसमें 48.4% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसके बाद केरल ने 47.7% के साथ महाराष्ट्र 45.2% को पीछे छोड़ दिया। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, फर्स्ट T20 चैंपियनशिप कौन से देश में आयोजित हो रहा है? तो फर्स्ट T20 चैंपियनशिप जो है ना, ये केरल भारत में आयोजित हो रहा है। 7 जनवरी भाषा अखिल भारतीय वादिर खेल परिषद ने कहा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय वादिर खेल समिति से पहली विश्व वादिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 10 से 20 जनवरी 2023 के बीच केरल में कराने की मंजूरी मिल गई है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के मानसून को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो भारत के मानसून को सहारा रेगिस्तान कारक प्रभावित नहीं करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि बलबन ने सजदा एवं पाबोस किस लिए शुरू किया था? तो बलबन ने सजदा एवं पाबोस जो है ना, ये गयासुद्दीन
गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। दूसरी बात, गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था 1266 से 1287 के बीच था। वह सिजदा की प्रथा का परिचय देने वाला दिल्ली के पहले सुल्तान थे। इन्होंने राजा को प्रणाम के समान रूप से सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पाइबोस शुरू किया। सिजदा में लोगों को घुटने टेकने पड़ते थे और सुल्तान का अभिवादन करने के लिए अपने सिर को जमीन से छूना पड़ता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू हुआ था, तो स्मार्ट सिटी योजना जो है ना 25 जून 2015 को शुरू हुआ था। 25 जून 2015 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, तो लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है ना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना क्रांतिकारी सेनानी, पत्रकार और वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस एक छात्रावास था जो कि किराए पर घरों को ढूंढने समय नस्लवाद का सामना करने वाले छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह 65 कॉम्प्लेल एवेन्यू हाईगेट में स्थित था और 1 जुलाई को हेनरी हॉर्डमैन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि मेलबर्न में खेला गया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में मुख्य अतिथि कौन से भारतीय, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, लंदन मेहता ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो लंदन मेहता ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दूसरी बात, दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह 1865 में लंदन के 4 भारतीय छात्रों द्वारा स्थापित लंदन इंडियन सोसाइटी का उत्तराधिकारी था। एक क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी से संबंधित सिद्धांत किसने दिया, यह पूछा गया था। तो पृथ्वी से संबंधित सिद्धांत जो है ना फ्रांसीसी विद्वान लॉब्स्टर ने दिया था। ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान लॉब्स्टर ने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत अपनी पुस्तक में 1796 ईस्वी में प्रस्तुत किया। प्लॉबस ने कांट के संकल्पना का संशोधित रूप दिया। इसके अनुसार आरंभ से ही ब्रह्मांड में एक तप्त एवं गतिशील गैसीय पिंड निहारिका था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।